वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान सुलेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस सोशल मीडिया पे मेरी एक सीरीज़ है ई चपाल, जिसमें मैं मुख्तलिफ लोगों के साथ इंटरव्यू करके उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि उन्होंने अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन कैसे हासिल की और एजुकेशन हासिल करने के बाद वो जो प्रोफेशनल लाइफ गुजार रहे हैं उन डेफिनेटली उनकी अपनी ज़ात को तो फ़ायदा हो रहा है, उससे कम्युनिटी को कितना फ़ायदा हो रहा है। तो इसी सिलसिले में आज की जो हमारी ई चपाल सीरीज़ है वो हेल्थ से रिलेटेड है और हेल्थ भी कौन सी, कार्डियोलॉजी। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो सियालकोट के उभरते हुए कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर इफ्तिखार अनवर घुम्मन, जो कि गुज़श्ता 5 साल से कार्डियोलॉजी की स्पेशलिटी में काम कर रहे हैं और आजकल सियालकोट में इमरान अजीज़ टीचिंग हॉस्पिटल के साथ अटैच है। आज मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि एजुकेशन तो उन्होंने हासिल कर ली, अपनी ज़ात को तो फ़ायदा हो रहा है, कम्युनिटी को इससे कैसा फ़ायदा हो रहा है, और इसके अलावा हम उनसे बात करेंगे कि हार्ट अटैक क्या है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक क्या है, उसके प्रिवेंशन क्या हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है। तो हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? क्या हाल है, ठीक ठाक है? जी बिल्कुल ठीक। ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन तो मैंने आपका दे दिया कि डॉक्टर इफ्तिखार अनवर घुम्मन गुज़श्ता 5 सालों से इस कार्डियोलॉजी प्रोफेशन के साथ अटैच है। एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन हमारे जानने वाले या देखने वाले उनको बता दें कि व्हाट इज़ इफ्तिखार अनवर घुम्मन। जी, मेरा नाम डॉक्टर इफ्तिखार अनवर है। मैं सियालकोट का बेसिकली रिहायशी हूँ और मैंने तकरीबन 1 साल से इमरान अजीज़ टीचिंग हॉस्पिटल में ज्वाइन किया हुआ है, यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, तो हम आज की हम बात करते हैं कि आजकल जो है ना हार्ट अटैक या इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, ये क्या इसमें कोई डिफरेंस है, कोई एक ही चीज़ है? दोनों एक ही चीज़ हैं बेसिकली। हार्ट अटैक आप कह लें, आम जो पब्लिक है उसको हार्ट अटैक कहती है, हम मेडिकल टर्म में इसको इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। ये बेसिकली है क्या, एक होता ये है कि जैसे कि पूरी बॉडी को ब्लड चाहिए वर्किंग के लिए, सेल्स को ज़िंदा रहने के लिए, इसी तरह हार्ट को भी अपनी वर्किंग के लिए ब्लड चाहिए। और उस हार्ट की जो ब्लड की सप्लाई है वो आर्टरीज़ के ज़रिए, कार्नरी आर्टरीज़ हम उसको कहते हैं, जो हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं, उनको हम कार्नरी आर्टरीज़ कहते हैं। कार्नरी आर्टरीज़ हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। होता यह है कि जो कार्नरी आर्टरीज़ की स्टीनोसिस, नैरोइंग, या आम ज़बान में आप कह लें तंगी हो जाती है, सुकड़ जाती है, लोग उसको कहते हैं शरियानें सुकड़ गई हैं। तो आर्टरीज़ की नैरिंग हो जाती है। उसकी जो बहुत सारी रीज़न्स हैं आर्टरी की शरियानों की तंग होने की वजूहत तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसकी जो सबसे मेन वजह है, जो आप यूँ समझ लें कि 95% केसेस में जो शरियानों की जो तंगी की वजह है वो एथेरोस्क्लेरोटिक, हम उसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या एथेरोमा फॉर्मेशन, और आम ज़बान में आप उसको समझेंगे तो आप समझ लें कि लिपिड का डिपॉजिट हो जाना या चिकनाई का जमा हो जाना शरियानों में। वो जो कार्नरी आर्टरीज़ हैं, जो हार्ट की ब्लड वेसल्स हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल जो है वो जमा हो जाता है, वो उसको तंग कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट की जो अपनी ब्लड सप्लाई है, हार्ट को जो ब्लड मिलना है वो कम हो जाता है या मुकम्मल बंद हो जाती है। एक्यूट हार्ट अटैक जिसको हम कहते हैं, कि जिसको एक्यूट हार्ट अटैक हुआ है, उसमें जो शरियान है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती है। जब हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा, ज़ाहिर है हार्ट को वर्किंग के लिए ब्लड चाहिए, ब्लड में ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स हैं जो हार्ट की वर्किंग के लिए ज़रूरी हैं। जब उनकी सप्लाई नहीं होगी, हार्ट को नहीं मिलेगी, तो हार्ट फंक्शन करना, काम करना, जो हार्ट का उतना हिस्सा है वो बंद कर देगा और मरीज़ को जो है वो सिम्टम, स्पेसिफिक सिम्टम डेवलप होंगी, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। तो क्या सिम्टम्स हैं किसी को अगर हार्ट अटैक या इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हो जाती है? हाँ, जो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की जो मेन सिम्टम है, या आप ऐसे कह लें प्रीडोमिनेंट सिम्टम जो है वो चेस्ट पेन है, सीने में दर्द का होना। दर्द की मुख्तलिफ मरीज जो हैं आमतौर पर मुख्तलिफ तरह की दर्द बताते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि यहाँ पे बोझ हो गया, हैवीनेस है, सीने में हैवीनेस है, बोझ है, या जैसे सीना जकड़ा जा रहा है, कंस्ट्रिक्टिंग सेंसेशन। बाद लोगों को सिर्फ थ्रोट चोकिंग होती है। कुछ रेयर पेशेंट ऐसे भी हैं कि जिनमें सिर्फ एपिगैस्ट्रिक, जो पेट का अपर हिस्सा है जिसको हम एपिगैस्ट्रियम कहते हैं, वहाँ पे सिर्फ पेन होती है। बाज़ डॉक्टर्स या मालिज जो है उसको आमतौर पर एज ए के कोई मैदे का मसला है उसकी लाइन पे ट्रीट करते हैं, लेकिन जब हम उसको वर्क करें, जैसे ईसीजी वगैरह करें, तो उसमें हार्ट अटैक ही जो है वो ईसीजी में उसकी हार्ट अटैक की चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। ये तो आपने सिम्टम्स बताए थे, अब इसके रिस्क फैक्टर्स की तरफ अगर हम थोड़ा सा भी माजरत,
सिम्टम के लिहाज से एक और बात मैं करना चाहूँगा। जी, जी। मैंने जैसे कि डिस्कस किया कि जो इसकी प्रीडोमिनेंट और मेन सिम्टम है वो चेस्ट पेन है, लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको चेस्ट पेन नहीं होती। चेस्ट पेन के अलावा भी इसकी सिम्टम्स हैं, जैसे कि कुछ पेशेंट ऐसे हैं, स्पेशली ओल्ड एज पेशेंट या डायबिटिक पेशेंट्स, उनमें चेस्ट पेन भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। जो डिस्फेटिंग होती है या पेशेंट को कुछ और लामात होती हैं, जैसे सांस का फूलना, अचानक मरीज़ का सांस फूलना शुरू हो जाता है, मरीज़ बेहोश हो सकता है, या अचानक उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस फटीग हो जाती है। तो ये चेस्ट पेन के अलावा बाद मरीज़ों को ये अलामात भी होती हैं। तो रिस्क फैक्टर्स की जब आप बात करेंगे तो क्या कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं रिगार्डिंग हार्ट अटैक? हार्ट अटैक के नंबर ऑफ रिस्क फैक्टर्स हैं, एक रिस्क फैक्टर नहीं है हार्ट अटैक का। जैसा कि आपको शायद मालूम होगा कि अब पुराने ज़माने में आप सुनते थे कि जो हार्ट अटैक है वो आमतौर पर अराउंड 60-70 की एज में होता है, लेकिन अगर आज की हम बात करें तो आजकल हमारे पास ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो कि 30s में हैं, 40s में हैं, कि उनको हार्ट अटैक के साथ आते हैं हमारे पास। इसमें जो मेन रिस्क फैक्टर्स हैं वो तो 5-6 हैं, जैसे कि डायबिटीज़ का होना, ब्लड प्रेशर हाई होना, ज़्यादा हो जाना ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, ओबेसिटी, वज़न का ज़्यादा होना, फैमिली हिस्ट्री, जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो, वो जिनकी फैमिली हिस्ट्री में हार्ट का इशू चल रहा है, जैसे स्किमिक हार्ट का इशू चल रहा है, उनको बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। दोबारा उनके जो सपोज अगर पेरेंट्स को है तो उनके सिबलिंग्स को जो है ना वो रिस्क होता है हार्ट अटैक का। एज ऑफ द पॉपुलेशन, तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर जो है ना वो जो हार्ट अटैक के सिम्टम या हार्ट अटैक जो समझ उसकी वजह बनते हैं। स्पेशली हमारी सोसाइटी में आजकल अगर आप देखें तो एक दो रिस्क फैक्टर जैसे स्ट्रेस, तो स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें हार्ट अटैक में। उसके अलावा डाइट आ जाती है, जो लोग जंक फूड यूज़ करते हैं, ज़्यादा फ्राइड चीज़ें यूज़ करते हैं, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक का। अगर किसी को हार्ट अटैक डॉक्टर साहब अगर हो जाए तो हॉस्पिटल उसके पास नहीं है, कहीं दूर है, पेरिफेरी एरियाज़ में रह रहा है, या कोई छुट्टी है उस दिन, कोई डॉक्टर अवेलेबल है, तो अर्जेंट मेडिसिन या ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं उसके लिए? हाँ जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका कि लोग आमतौर पर समझते हैं कि शायद सपोज़ किसी को अगर हार्ट अटैक की अलामात हो गई हैं, वो पेरिफेरी में है, उसको अभी हॉस्पिटल तक पहुंचने में बहुत टाइम लग सकता है, सपोज़ 1 से 2 घंटा लग सकता है। तो हमारे पास आमतौर पर देखा होगा आपने अक्सर घरों में या करीबी किसी आम दुकान में भी एक डिस्प्रिन की टैबलेट होती है, वो इजीली मिल जाती है किसी भी जगह पे भी। तो वो मरीज़ को फौरी तौर पर अगर हार्ट की अलामात हों तो डिस्प्रिन की जो टैबलेट है 300 मिलीग्राम वाली, वो उसको मरीज़ को कहें कि उसको मुंह में रख के चबा लें, च्यूएबल टैबलेट ऑफ डिस्प्रिन, वो फौरी तौर पर मरीज़ को कहें चबा लें। इसका इतना ही इफेक्ट है, तकरीबन आप समझ लें कि ये 50% मोर्टेलिटी जो है ना कम करती है, अगर आपने अर्जेंट फौरी तौर पर डिस्प्रिन की टैबलेट ले ली है। तो उसके बाद कोशिश करें कि जितनी जल्दी भी हो सके मरीज़ को करीबी हॉस्पिटल में पहुँचाएँ। ठीक है, जहाँ पे कार्डियोलॉजी की सर्विसेज है, अगर कार्डियोलॉजिस्ट वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर है उसकी अच्छी सी ट्रेनिंग है, मैंने वो काफ़ी हद तक उसको मैनेज कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ज़ाहिर आम जो तमाम सभी डॉक्टर्स हैं वो उनको पता होता है, सबने पढ़ा है, वो इसको ट्रीट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? एक तो आपने वो डिस्प्रिन की बता दें कि इमरजेंसी में हो सकते हैं, उसके अलावा ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? कि आप पेरिफेरी में हैं, आपने अभी टाइम लगना है, तो आपके पास फौरी तौर पर जो अवेलेबल मेडिसिन है वो आप डिस्प्रिन है वो आप ले लें। इसके बाद जब आप हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं तो उसके बाद हम कुछ और ड्रग्स देते हैं पेशेंट को, एक तो ओरल ड्रग्स देते हैं। उसके बाद आ जाता है कि आप इसकी डेफिनेट ट्रीटमेंट क्या करें। हम डेफिनेट ट्रीटमेंट, उसमें 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास। एक तो ये कि इंजेक्शंस कुछ लगते हैं, जैसे कि हम उसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेस का इंजेक्शन, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स इंजेक्शन मरीज़ को लगाते हैं। दूसरी ये ऑप्शन ये है जो कि अब समझ लें कि पाकिस्तान में भी अब ये अल्लाह का शुक्र है कि बहुत हद तक शुरू हो चुका है, गवर्नमेंट सेक्टर पे भी और प्राइवेटली भी, कि मरीज़ की फौरी तौर पर एंजियोग्राफी करके उसको स्टेंट डाल दें। जहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल हो, स्पेशली बड़े शहरों में तो अब अवेलेबल है ही, छोटे शहरों में भी इंशाल्लाह आस्ता आस्ता शुरू हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। मरीज़ की अगर एक्सपर्टीज़ अवेलेबल हैं
एंजियोग्राफी की मशीन है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो फ़ौरी तौर पर मरीज़ को इनिशियल ट्रीटमेंट करने के बाद जैसे डिस्प्रिन दे दी, कुछ और ड्रग्स दे दी, तो फ़ौरी तौर पर मरीज़ को कैथ लैब में, एंजियोग्राफी लैब में शिफ्ट करके उसकी एंजियोग्राफी कर दें, और अगर उसमें स्टेंट डालने की ज़रूरत है तो स्टेंट डाल दीजिए। पूरी दुनिया में अभी आजकल यही ट्रीटमेंट जो है वो हो रही है। अगर किसी हॉस्पिटल में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, ज़ाहिर है हर हॉस्पिटल में हमारे ये चीज़ें एंजियोग्राफी की सहूलत या एक्सपर्टीज अवेलेबल नहीं है, तो फिर हमारे पास ऑप्शन होती है, इंजेक्शन आता है जिसको हम स्ट्रेप्टोकाइनेज या एसके कहते हैं। वो क्लाट को जो क्लाट का जो अंदर शयान के अंदर जिसने बंद किया हुआ है, क्लाट ने जिसको ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ है, तो उसको आप समझ लें ब्रेक करने के लिए या उसको लाइसिस के लिए वो इंजेक्शन यूज़ होता है, तो वो उसकी भी वो फिर हम यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा सोशो इकोनॉमिक कंडीशन भी देखनी होती है कि पेशेंट अफोर्डेबल है भी है या नहीं। बिल्कुल ऐसी बात तो है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑल जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट हो रही है, सर ये इंजेक्शन भी फ्री अवेलेबल हैं। कितना फ़र्क आ जाता है अगर इंजेक्शन या वो स्टंट की बात करें तो प्राइस की हम जब हम की तरफ जाते नहीं, हैं? अगर तो गवर्नमेंट सेटअप में है तो गवर्नमेंट तो ये सहूलियात दे रही है, वहाँ पे तो फ्री होता है। अगर प्राइवेट में तो वो काफ़ी डिफरेंस है, फिर अगर प्राइवेट की तरफ आप जाएं तो वेरी करता है कंसल्टेंट और हाँ जी, हॉस्पिटल हॉस्पिटल हज़ार प्राइवेट में हर एक ने अपने जो चार्जेस होते हैं। अब आपने कहा कि एक रिस्क फैक्टर ओबेसिटी भी है जी बिल्कुल, और फिजिकल एक्टिविटी का ना होना। अब ओबेसिटी कैसे होती है? आपने जैसे पहले कहा कि जंक फूड और कैलोरी का इंटेक ज़्यादा कर लेना और बर्न कम करना, तो डाइट और फिजिकल एक्टिविटी का कितना रोल समझते हैं कि क्या है? मैं समझता हूँ डाइट का और फिजिकल एक्टिविटी का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में। अगर आप ये समझ लें कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, को कम करने के लिए अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं और फिज़िकली एक्टिव हैं तो आपका रिस्क कम हो जाता है। अगर सपोज जो लोग जंक फूड्स खाते हैं, जिनका वज़न ज़्यादा है, ज़्यादा फैटी फूड्स लेते हैं, तो उनमें ये रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का। और इसी तरह अगर आप फिज़िकली इनएक्टिव हैं, आपने एक ऑफिस जॉब है, सिर्फ वही जॉब की, कोई एक्टिविटी और नहीं है, तो इन लोगों में भी हार्ट अटैक का या इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर हम जब एक बार आपको हार्ट अटैक हो गया, एक तो यह है कि आप प्रिवेंशन करें, आप हेल्दी फूड यूज़ करें, ज़्यादा इस्तेमाल, आप सैलड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ऑर्गेनिक फूड। हाँ बिल्कुल, फ्रूट्स, सैलड्स, इनका इस्तेमाल हमारी डाइट में ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह आपको रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। जो रिकमेंडेड फिजिकल एक्टिविटी है वो 30 to 40 मिनट्स पर डे 5 days a week। बिल्कुल ऐसे ही है। और आजकल जो ज़्यादातर जो मैंने देखा है कि लोगों का बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, और ख़ासकर जो ऑफिस जॉब करते हैं सुबह 5 to 9 वाली, 9 to 5 वाली सॉरी, और जब वो करते हैं कि हम बहुत थके, हम दिल नहीं करता हमारा फिजिकल एक्टिविटी करना है, फिर ये वाली चीज़ें तो तोहफे में उनको मिलेंगी। तो WHO कहते हैं कि 150 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी पर वीक, और आपने 5 days a week कहा, तो बहुत ज़्यादा रोल है डाइट का, फिजिकल एक्टिविटी का। और ये यंग पॉपुलेशन है या लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि रिगार्डिंग हार्ट अटैक या इस्कीमिक अटैक को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि इसकी मेन एक तो आपका जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप इसको कह लें, कि आपके लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है आपने। वज़न ज़्यादा है, ओवरवेट है, तो वेट को कम करें, वो डेफिनेटली डाइट और फिजिकल एक्टिविटी से होगा। स्मोकिंग को अवॉइड करें। अगर किसी को डायबिटिक पेशेंट है तो उनको अपना रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, जो कि डायबिटीज़ को डॉक्टर मौलिक ट्रीट करता है। अपने डायबिटीज़ का अच्छा कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर का अच्छा कंट्रोल रखना चाहिए, रिस्क फैक्टर मॉडिफाई करें। और फिर आप डाइट की तरफ आते हैं। आपकी जो डाइट्स हैं, ये जो अब लेटेस्ट रिकमेंडेशन हैं स्पेशली इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के लिए, उसमें ज़्यादा है कि आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज़्यादा इस्तेमाल करें, सैलड्स ज़्यादा होने चाहिए, उसमें टोटल कैलोरीज फ्रॉम द फैट वो कम होनी चाहिए। ठीक है, प्रोटीन ले सकते हैं आप, पल्से दालें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जितनी फ्राइड्स और जंक फूड्स हैं इसको अवॉइड करें, और अपनी रेगुलर एक्सरसाइज रखें, स्पेशली आप ब्रिस्क वॉक करें, जॉगिंग करें, तो ये आपकी लाइफ का एक हिस्सा होना चाहिए। अगर आप ये चीज़ें अपना लेते हैं तो आपकी सेहत जो है इंशाल्लाह ठीक रहेगी, हार्ट अटैक का रिस्क बहुत कम हो जाता है।
ये सारे काम करने से। बिल्कुल ऐसे तो मेरा अपनी वाम के लिए भी यही मैसेज है कि आप हेल्दी फूड इस्तेमाल करें, उसमें फ्रूट्स, सैलड्स ये ज़्यादा इस्तेमाल करें, फिर रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें, तो अल्लाह ताला आपको इस बीमारी से दूर रखे। बिल्कुल ऐसा ही है। और दो किस्म की डाइट्स बड़ी कॉमन यूज़ होती हैं हाइपरटेंशन लीड टू हार्ट अटैक चलता है, एक डैश डाइट और एक होता है मेडिटेरियन डाइट। थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर उसको हम फॉलो कर दें कोई भी पेशेंट तो काफ़ी हद तक स्कीमिंग हार्ट अटैक से बचा सकता है। तो थैंक यू डॉक्टर इफ्तिखार साहब, आपने कीमती वक्त में से थोड़ा टाइम दिया और स्कीमिक हार्ट डिजीज़ और हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा कम लोगों को इन्फॉर्मेशन आपने ट्रांसफ़र की। और हमारे एक सेशन है, मेरे ख्याल में अगर एक बात भी किसी के लिए फ़ायदा मंद है तो हमारे सेशन का जो है ना काम हो गया, एक सदका जारी है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में किसी और टॉपिक के ऊपर रिगार्डिंग कार्डियोलॉजी आपके साथ मैं सेशन करूँगा। अवेयरनेस का ये जो मेरा जो ईच पाल सीरीज़ है ये चलता रहेगा। थैंक यू।